जब भी आप कोई बैंक अकाउंट खोलने के लिए जाते हैं या फिर इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, तो आपको सबसे पहले पूछा जाता है कि आप नॉमिनी किन को रखना चाहते हो। तो नॉमिनी ये कोई ऑप्शनल चीज नहीं है, ये मैंडेटरी है। तो आम जनता होने के नाते हमारा ये धारणा है कि एक नॉमिनी को ही हमारे गुजर जाने के बाद सारा धनराशि मिल जाएगा, लेकिन ये धारणा गलत है। नॉमिनी को धनराशि नहीं मिलता है। मिलता किनको है? क्या नॉमिनी का मतलब एक मालिक होता है? नहीं, ये एक बहुत ही गलत सोच है। चलिए इसको जानते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड लेटेस्ट हमारे हाई कोर्ट जजमेंट्स के थ्रू। डेट ऑफ ऑर्डर 22 जनवरी 2025 लेटेस्ट जजमेंट है। ये भी आपको बताऊंगी आप कितने नॉमिनी अपॉइंट कर सकते हो, नॉमिनी को अगर चेंज करना है उसका क्या प्रोसेस है। इसीलिए मैं आपको दूंगी फॉर्मेट। इस वीडियो में चाहिए 3000 लाइक्स। अगर ये हो जाता है तो मेरी व्हाट्सएप चैनल से आप इसको डाउनलोड कर लोगे। हाय एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट पापिया और आप देख रहे हो डिकोड द लॉ, जहां सिंपल और सरल भाषा में कानूनी ज्ञान ताकि एक 10 साल का बच्चा भी कानून समझ पाए। वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और जरूर अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा। सबसे पहले नॉमिनी का डेफिनेशन क्या है? नॉमिनी यानी कि एक ऐसा पर्सन जिनको आप अपॉइंट करते हो या फिर नॉमिनेट करते हो ट्रस्टी के रूप में, केयर टेकर के रूप में या फिर कस्टोडियन के रूप में। नॉमिनी सिर्फ और सिर्फ पैसा को होल्ड करके रखने का काम करता है। नॉमिनी उस पैसा को यूटिलाइज नहीं कर सकता है, इस्तेमाल नहीं कर सकता है अपने काम में लगाने के लिए। अभी देखिए, नॉमिनी आप बैंक अकाउंट्स में रख रहे हो या फिर नॉमिनी चूज कर रहे हो डीमेट अकाउंट के लिए, एसआईपी वगैरह है आपका, आप नॉमिनी अपॉइंट कर रहे हो, तो उस परिस्थिति में क्या होगा? क्या नॉमिनी को ही धनराशि मिलेगा? एक लैंडमार्क जजमेंट आया था 1983 में, जहां पर क्लियर तौर पर सुप्रीम कोर्ट कह दिया नॉमिनी सिर्फ एक केयर टेकर होता है, मालिक नहीं। इसका काम पैसा लेना और रियल उत्तराधिकारियों के पास पहुंचा देना है। उदाहरण से समझे, मिस्टर अमरनाथ, इनकी वाइफ अमृता देवी, अमरनाथ जी वाइफ को नॉमिनी बनाते हैं, लेकिन बेटा भी है, तो क्या पत्नी का अधिकार रहेगा पैसा के ऊपर? और एक बूढ़ी माँ भी है, तो उस परिस्थिति में पैसों का होगा 3 हिस्सों में बंटवारा। माँ, बेटा और वाइफ के बीच में इक्वली पैसा बंट जाएगा। अभी मान लीजिए नॉमिनी सिर्फ और सिर्फ एक केयर टेकर रूप में ही अपॉइंट हुआ है, नॉमिनी एक लीगल एयर भी है, लेकिन उनको इस तरीके से मतलब एक विल लिख करके वसीयत के थ्रू दिखाया जा रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक केयर टेकर है। क्या उस परिस्थिति में नॉमिनी को एक फूटी कौड़ी मिलेगा? जी नहीं। अगर आप कोई स्पेसिफिक विल लिख देते हो जहां पर आप ये मेंशन कर रहे हो कि मेरा ये जो पर्टिकुलर बेटा है इसको एक पैसा नहीं मिलना चाहिए, बेसिकली आप उसको एक्सक्लूड कर रहे हो, तो उस परिस्थिति में नॉमिनी का हक गया। कोर्ट भी नॉमिनी को हक नहीं दिला पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, तो फिर बेनिफिशियरी कौन होता है? बेनिफिशियरी वही होता है जो सक्सेशन लॉ के अनुसार हकदार होता है। हिंदू सक्सेशन लॉस के अंदर लीगल एयर्स के बारे में बात किया गया है, जहां पर क्लास 1 लीगल एयर्स में वाइफ, बेटा, बेटी, माँ आते हैं। तो इस परिस्थिति में अगर 1 लाख रुपए अमरनाथ के पास होता है ना, तो इसका 4 हिस्सों में बंटवारा होगा, पत्नी, बेटा, बेटी और माँ में बंट जाएगा। अभी सक्सेशन सर्टिफिकेट और कानूनी प्रक्रिया क्या है? सक्सेशन सर्टिफिकेट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। देखिए, बैंक या फिर कोई संस्था सक्सेशन सर्टिफिकेट मांग सकती है पैसा देने से पहले। सक्सेशन सर्टिफिकेट रिलेटेड सेक्शन है सेक्शन 372। सेक्शन 372 के अंदर कोर्ट सक्सेशन सर्टिफिकेट इशू करती है। अभी आते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक लैंडमार्क डिसीजन के ऊपर। 2 पत्नियों के बीच में झगड़ा लग गया था, पैसा कौन लेगा? हस्बैंड का। हस्बैंड के गुजर जाने के बाद 2 पत्नी आमने सामने आए, कोर्ट केस का चक्कर लगाते रहे, सरवती देवी वर्सेस उषा देवी। और पति के गुजर जाने के बाद नॉमिनी सारा पैसा ले लिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर डिसाइड किया नॉमिनी ने पैसा ले तो लिया है, लेकिन असली हकदार वही होगा जो कानूनी रूप में उत्तराधिकारी है, यानी कि लीगल एयर है। तो सिर्फ नॉमिनी का नाम देना ही पर्याप्त नहीं है। तो यहीं पर मैं आपको दूंगी 2 गोल्डन टिप। आप क्लियर कट ये उद्देश्य लेकर के एक विल बनाए। लिखिए बेनिफिशियरी कौन है, यानी कि जिनको आप हकदार बनाना चाहते हो, जिनको आप पैसा या फिर प्रॉपर्टी देना चाहते हो। फिर इसके बाद कुछ इस प्रकार से लिखिए जिनको आप एक्सक्लूड करना चाहते हो, यानी कि कोई भी हिस्सा नहीं देना चाहते हो, ना ही आपके फिक्स डिपॉजिट में, ना ही म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट का। इस प्रकार से एक स्पेसिफिक विल बना करके एकदम लिख डालिए ताकि कोई कंफ्यूजन का संभावना ही ना बने। इससे क्या होगा, आपका जो नेक्स्ट जनरेशन है वो कोर्ट केस के चक्कर में लड़ नहीं मरेंगे। लेकिन हाँ, जिनको नहीं मिला है वो आग बबूला होकर के कोर्ट में जाकर के चैलेंज भी कर सकते हैं। तो इस परिस्थिति में कुछ ट्रिक्स है,
टेक्निक से जो मैंने ये वसीयत लिखने का तरीका क्या है इस वीडियो में बता के रखी हूँ। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगी, आप उसको वहां से देख सकते हो। यहीं पर बात करूंगी एक लेटेस्ट कर्नाटका हाईकोर्ट जजमेंट की, जहां पर कहा गया कि एक नॉमिनी कभी भी सक्सेशन लॉ को ओवररीड नहीं कर सकता है। दोस्तों जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस पॉइंट पर आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल दे रही हूँ। तो यहीं पर पावर क्या है नॉमिनी। एक थे अन्नपूर्णा और एक कविता, ये दोनों के बीच मृतक का जो इंश्योरेंस पॉलिसी का धनराशि है एक डिस्प्यूट पैदा हुई थी। कोर्ट के सामने केस गया। ये मामला उस समय उत्पन्न हुआ जब एक कंटेश खंडाकले नाम का इंसान अन्नपूर्णा को इंश्योरेंस पॉलिसी में नॉमिनी किया था। अब पॉलिसी में अन्नपूर्णा को धनराशि मिलनी थी, लेकिन कंटेश के निधन के बाद उनके कानूनी उत्तराधिकारियों ने उनकी संपत्ति पर अधिकार जताया और एक सक्सेशन सर्टिफिकेट यानी कि विरासत प्रमाण पत्र के लिए कोर्ट में आवेदन कर दिया। यहीं पर अन्नपूर्णा के द्वारा दावा की गई कि वो कंटेश द्वारा नॉमिनेट की गई थी, इस कारण से वो बीमा राशि की पूरी हकदार है। अन्नपूर्णा का कहना ये था कि नॉमिनी होने के नाते कि उसकी स्थिति इस बात का प्रमाण है कि वही इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा का एकमात्र हकदार है, लेकिन कानूनी वारिस वो नहीं है। अभी कर्नाटका हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि केवल नॉमिनी एक ट्रस्टी होता है। नंबर 1, ट्रस्टी के हिसाब से वो पैसा को होल्ड करके रखेगा और भारत के सक्सेशन लॉस के हिसाब से पैसों का बंटवारा होगा लीगल एयर्स के बीच में। अदालत ने यह भी कहा कि पैसा को होल्ड करने का प्राथमिक अधिकार नॉमिनी के पास ही होता है, लेकिन वो इस्तेमाल नहीं कर सकता है। और यदि कानूनी उत्तराधिकारी दावा करते हैं तो उन्हें प्राथमिकता दी जाती है। ऑनरेबल हाईकोर्ट ने इस बात पर बल दिया कि सिर्फ नॉमिनी होने से ये नहीं कहा जा सकता है कि अन्नपूर्णा पूरी धनराशि की हकदार है। और फाइनल ऑर्डर में लीगल एयर्स को ही असली हकदार माना गया पैसों का। तो देखा एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट का कितना अहमियत है। यही सुप्रीम कोर्ट सरवती देवी का जो डिसीजन है इसको ही काम में लगा करके ये डिसीजन आज आ रहा है। ये जो डिसीजन है ये एक लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है। इसको और भी डिटेल में आई बटन पर बता के रखी हूँ। तो इंश्योरेंस पॉलिसी के केस में सेक्शन 39 का एप्लीकेशन तभी हो सकता है जब आप माता पिता बच्चों में से किसी एक लीगल एयर को चुना है, तो उसको ही बेनिफिशियरी ट्रीट किया जाएगा, तो उसको ही पूरा धनराशि मिलेगा। यहीं पर ये सारी चीजों के अलावा अब एनपीएस, पीपीएफ, डीमेट अकाउंट, बैंक अकाउंट बोल लो, हर एक परिस्थिति में नॉमिनी इज द ट्रस्टी। नॉमिनी को ही पूरा धनराशि नहीं मिलता है। नॉमिनी सिर्फ तब तक होल्ड करके रखेगा जब तक कोई कानूनी वारिस आकर के उसको क्लेम नहीं कर लेता है, और फिर जाकर के सारे लीगल एयर्स में पैसों का बंटवारा एकदम इक्वल तरीके से हो जाता है। एक्सेप्शन में याद रखिए स्पेसिफिक विल के केसेस पर और इंश्योरेंस अमेंडमेंट एक्ट सेक्शन 39 सबसेक्शन 7 को। तो सवाल यहाँ पर एक है, क्या नॉमिनी को बदला जा सकता है? जी हाँ, आपका जहां पर अकाउंट है, कोई भी अकाउंट हो सकता है, एप्लीकेशन लिख करके दीजिए। ये फॉर्मेट में आपको दे रही हूँ, जनरल फॉर्मेट। परिस्थिति में देना होगा फ्रेश नॉमिनेशन। एप्लीकेशन दाखिल करने के बाद आप नॉमिनी चेंज कर पाओगे। और यहीं पर मान लीजिए नॉमिनी का डेथ पहले हो चुका है, तो फिर क्या होगा? भारत के सक्सेशन लॉज स्ट्रेट अवे लागू हो जाएगा। यहीं पर मान लीजिए अगर किसी खाते या संपत्ति में ज्वाइंट होल्डर द्वारा नॉमिनेशन किया गया हो और इन संयुक्त धारकों में से अगर किसी एक का मृत्यु हो जाती है, जो व्यक्ति जीवित है वो पुरानी नॉमिनेशन को रद्द करके नया नॉमिनेशन यानी फ्रेश नॉमिनेशन कर सकते हैं। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। उम्मीद करते हो आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यू मिला है, समझ में आया है नॉमिनी का क्या अधिकार है। अगर समझ में नहीं आया है, कोई भी डाउट है तो कमेंट करके बताइए, मैं हर एक को रिप्लाई दूंगी। इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।